एमए उत्तरार्ध के समस्त प्रिय विद्यार्थियों को मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों या विभागों से संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने भाषा विज्ञान के इन्हीं विभागों या अन्य शाखाओं से क्या क्या संबंध है, इसके मुख्य जो रूप हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम इसके जो गौण रूप हैं इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य व गौण रूपों में मुख्य में हमने प्रोक्ति, वाक्य, शब्द, रूप, ध्वनि, अर्थ, विज्ञान से भाषा विज्ञान का क्या संबंध है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम भाषा विज्ञान के अन्य भाषा विभाग जिसमें गौण रूप होते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं से संबंध, गौण विभाग या शाखाएं, जिनमें सबसे पहला है लिपि विज्ञान, दूसरा है भाषा की उत्पत्ति, तीसरा भाषाओं का वर्गीकरण, चौथा है भाषा भूगोल, पांचवा है भाषा काल क्रमिक विकास और छठा है भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज। सबसे पहले इन गौण रूपों में हम लेते हैं लिपि विज्ञान को। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में भाषा विज्ञान, विज्ञान के अन्य शाखाएं या विभागों के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो मुख्य तो नहीं है, लेकिन ये सारे विभाग और जो शाखाएं हैं वो गौण रूप में मानी गई है। लेकिन मुख्य और गौण में अंतर करना यहाँ इसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये गौण रूप हैं और कभी कभार गौण रूपों का भी जो कार्य है वो बहुत ही प्रमुख होता है, लेकिन गौण होते हुए भी ये महत्वपूर्ण है और इसलिए इन पर भी काम होता रहा है और हो रहा है, भविष्य में भी शायद होता रहेगा। हिंदी में हम पढ़ते हैं जिसका जहां जो कार्य होता है वह वही कर सकता है। यदि हम सुनार का कार्य लुहार को दे देंगे तो हमारा कार्य बिगड़ जाएगा। यानी सुनार गहने बनाने का काम करता है और लुहार औजार बनाने का काम करता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है। जहां काम आवे सुई का करही तलवार, यानी जहां सुई का काम होगा तो सुई से ही कार्य होगा, वहां हम तलवार के द्वारा अपना कार्य नहीं कर सकते। यह निश्चित है। हम भाषा विज्ञान के अन्य विभागों या शाखाओं का भी वही महत्व आंक सकते हैं जो मुख्य विभागों का है, वही कार्य गौण विभागों का है। उनका महत्व उनकी जगह है। इन पर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं लिपि विज्ञान। इसमें लिपि का एककालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक और व्यतिरेकी ये अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम व्यापक रूप के अंतर्गत देखें तो लिपि का जन्म, लिपि का विकास, यहां लिपि का निर्माण कैसे हुआ, लिपि में सुधार किस तरह से हुए, आशु लिपि, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये अंधों के पढ़ने के लिए काम में ली जाने वाली लिपि है, जिस लिपि के अक्षर उभरे हुए रूप में रहते हैं और जो भी अंधा व्यक्ति उसको पढ़ने वाला होता है वह अपनी अंगुलियों के पोर के माध्यम से उन अंगुलियों का स्पर्श मात्र करके ही उस अक्षर या वर्ण की जानकारी प्राप्त कर लेता है। यहाँ लिपियों का अध्ययन इससे बाहर नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि लिपि का विकास भाषा के बाद में अवश्य हुआ है, लेकिन सिवाय इसके कि भाषा इसके माध्यम से लिखी जाती है, भाषा का कोई बहुत सीधा संबंध लिपि से नहीं है। इसलिए लिपि विज्ञान को भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाओं में प्राय नहीं रखा जाता है। अब हम
दूसरे रूप पर चर्चा करेंगे और वह है भाषा की उत्पत्ति। भाषा विज्ञान का सबसे स्वाभाविक, जिसे हम कहेंगे स्वाभाविक, आवश्यक किंतु एक विचित्र प्रश्न यह है कि उसकी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है। इस पर विद्वानों ने तरह तरह से अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और अपने अपने सिद्धांतों का उनके द्वारा इसमें प्रतिपादन भी किया गया है। लेकिन आधुनिक काल के जो अनेक विद्वान हैं यह तो इस प्रश्न को भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानते ही नहीं है। इसे अधिक उचित नहीं कहा जा सकता। जहां भाषा का अध्ययन करना है, भाषा के पूरे जीवन का अध्ययन करना है, वहां हमारा उसके जन्म के प्रश्न को अलग कैसे हम ठुकरा सकते हैं। यानी भाषा की उत्पत्ति, भाषा का जन्म और भाषा का विकास किस तरह से हुआ है उसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसका अध्ययन कठिन अवश्य है, लेकिन और यही कारण है कि इसका कोई निश्चित उत्तर हम नहीं पा सकते और नहीं निकट भविष्य में इसकी कोई हमें आशा है। यह ठीक उसी तरह से है कि मानव सभ्यता या मानव के विकास में उसकी भाषा का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदि मानव जो है उस आदि मानव की सबसे पहले क्या भाषा थी, उसकी भाषा के शब्द, वर्ण, अक्षर, व्यंजन ये क्या निश्चित थे, और यदि थे तो क्या लिखित रूप में या प्राप्य रूप में वो उपलब्ध थे। तो वहां ये एक कठिनाई का प्रश्न है। यहां सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य भी सभ्य होता चला गया और उसका जो पहनावा है, बोलचाल है, भाषा है, व्यवहार है, क्रियाकलाप है, रीति और परंपराएं हैं और उसका भाषा से संबंधित जो ज्ञान है, इनके साथ साथ भाषा में स्वतः ही यहाँ विकास होता चला गया। अब हम तीसरे रूप पर चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, भाषाओं का वर्गीकरण। यानी इसके बाद में इन भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ। मुख्य विभाग या शाखाओं में हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे संकेतित अर्थ, वाक्य, रूप, ध्वनि, अर्थ, इनके आधार पर, प्रस्तुत शीर्षक के आधार पर हम संसार की भाषाओं का एक तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन करके और उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन इसी आधार पर यह निश्चित भी किया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं एक ही परिवार की है। साथ ही इसके अर्थ या ध्वनि संबंधी अनेक गुत्थियों पर भी प्रकाश पड़ता है। अतः यह भाषा विज्ञान का स्वतंत्र विभाग न होकर उक्त 5 ध्वनि, अर्थ, शब्द, वाक्य और रूप, इनके अध्ययन का एक अलग ही क्षेत्र मात्र माना जा सकता है। आजकल भाषा के प्रकार, भाषा प्रकार विज्ञान के अंतर्गत विशेषताओं के आधार पर भाषाओं को हम वर्गीकृत करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले रूप की कि भाषा भूगोल। प्रत्येक जो भाषा है, यानी चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, इसमें किसी भाषा क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार का ध्वनि, अर्थ, वाक्य, रूप और शब्द आदि की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और बाद में बोलियों में भाषा में उनको बांटा जाता है। जैसा हम पूर्व के व्याख्यानों में यह पढ़ चुके हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो भाषा और जो बोली है ये अपने आप ही स्वतः ही यहाँ बदलती चली जाती है। उत्तरी भारत में जो आर्य भाषाएं हैं, या आर्य भाषाएं कौन कौन सी है और आर्य भाषा जो परिवार है उसकी कितनी भाषाएं हैं और उसकी कितनी बोलियां हैं और उपबोलियां हैं, बोली के बाद में उपबोली भी होती है, एवं उनकी निश्चित सीमाएं क्या है, इस प्रकार का अध्ययन इसी भाषा भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ सम्मिलित किया जाता है और इसमें आवश्यकता अनुसार वही एककालिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों ही पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। और भाषा विज्ञान की बोली भूगोल नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यहाँ अगला जो इसका रूप है भाषा काल क्रम विज्ञान।
इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं कि सांख्यिकी या गणना विभाग या गणना शास्त्र के आधार पर अनेक विद्वानों ने बड़े उपयोगी निष्कर्ष इसके माध्यम से निकाले हैं। लेकिन भाषा काल क्रम विज्ञान गणना शास्त्र के आधार पर बहुत से ऐसे काल क्रमिक गणना शास्त्र या ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की एक पद्धति है, जिन्हें ज्ञात करने के भाषा विज्ञान के पास अभी तक निश्चित और वैज्ञानिक साधन उपलब्धि नहीं थे। इसमें आधारभूत शब्द समूह में नए तत्वों के आधार पर किसी भाषा की आयु, यानी उस भाषा की उम्र कितनी है, वो भाषा कितने वर्ष पहले से चल रही है, इसके बारे में, उसके शब्द समूह के बारे में और नए तत्वों के आधार पर किसी भाषा की आयु आदि का पता लगाया जाता है। अभी तक यह शाखा अपनी बाल्यावस्था में है और इसके निष्कर्षों के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं है। अब अगला जो इसका भाषा का जो विभाग या जो शाखा जिसे हम मान सकते हैं वह है भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज। और इसमें भाषा के आधार पर प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के पास उस काल के संबंध में कुछ जानने के लिए अभी तक कोई साधन उपलब्ध था ही नहीं, यदि था तो वो अपर्याप्त रूप में। किंतु भाषा विज्ञान के इस गौण विभाग में अब तक एक नवीन आशा की किरण दिखाई देती है और यह अभी शेषावस्था में है, किंतु संभव है इस आधार पर हम निकट भविष्य के अंतर्गत प्रागैतिहासिक संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त करने में सफल हो जाए। इसका प्रमुख श्रेय हम भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज को ही यहाँ प्रदान कर सकते हैं, जो गौण रूप में रहकर भी अपना जो कार्य है वो बहुत ही प्रमुखता के साथ में यहाँ कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में भाषा के अन्य विभागों या शाखाओं से जो संबंध हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की और इन सभी बिंदुओं पर आप थोड़ा सा गौर करके और इसका अध्ययन करेंगे। एक दो बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।